बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। हमने जो है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 16 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसको शुरू किया था। तो उसमें हमने पहले स्पोर्ट इन प्लांट्स, फिर मूवमेंट्स इन प्लांट्स, वो हमने पढ़ी। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं उनको हमने सेपरेट लेक्चर में पढ़ा, पैराटोनिक मूवमेंट्स को सेपरेट लेक्चर में पढ़ा। आज एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है कि जो मूवमेंट्स होती हैं पौधों में, उन मूवमेंट्स में कई मूवमेंट्स ऐसी भी हैं जिनके पीछे कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई केमिकल ग्रोथ सब्सटेंस वो इन्वॉल्व होता है। तो आज हमने इसी टॉपिक को पढ़ना है कि रोल ऑफ हार्मोन्स या रोल ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट्स, कि हार्मोन्स का प्लांट की मूवमेंट्स में क्या रोल है। हार्मोन्स असल में ये ग्रोथ के लिए केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो पौधे में भी बनते हैं, एनिमल्स में भी बनते हैं, लेकिन पौधों के एनिमल से डिफरेंट होते हैं। तो ये जो ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, ये पौधे के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रोथ हो रही है, बीज से लेकर पूरा तनावर दरख्त बनने तक, पौधे की ज़्यादातर चीज़ों को हार्मोन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हमने यही पढ़ना है कि ये जो मूवमेंट्स हैं इनको ये कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चनू, तो इसी लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो ऑक्सीजन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन जो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स मुख्तलिफ़ टाइप्स के हैं, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सीजन्स, तो मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं। ऑक्सीजन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं इन मूवमेंट्स में जिनका रोल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रोल ऑफ ऑक्सीजन्स इन फोटोट्रोपिज्म, ये जो फोटोट्रोपिज्म होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कल, कि लाइट के रिस्पॉन्स में जो स्टेम है वो मुड़ जाती है, स्टेम झुक जाती है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, कि सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जहाँ से लाइट आ रही है। वैसे अगर हर तरफ से आ रही है तो स्टेम सीधी रहती है, लेकिन अगर पौधे को सिर्फ एक ही तरफ से लाइट मिलती रहे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कि वो जिस तरफ से लाइट उसको मिलती है सिर्फ वो उसी तरफ ही उसकी स्टेम झुकने लग जाती है। अब इसमें ऑक्सीजन का रोल होता है। ऑक्सीजन प्ले इम्पोर्टेंट या मेजर रोल इन फोटोट्रोपिज्म। अब स्टेम झुक क्यों जाती है? स्टेम की दो साइडें बन जाती हैं ना। फिर पहले तो हर तरफ से रोशनी मिल रही थी, लेकिन जब सिर्फ एक तरफ से रोशनी मिलती है दूसरी तरफ नहीं मिलती, तो यानी फिर उसकी दो साइडें बन गई। एक पौधे की वो साइड जहाँ पे लाइट पड़ रही है और एक पौधे की वो साइड जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। शेडिड साइड भी है और आप कह लें कि ब्राइट साइड भी। तो दोनों साइडों में पौधे के अंदर स्टेम में ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाती है। एक तरफ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन को हम इंडोल एस्टिक एसिड भी कहते हैं ना, IAA। कोलियोप्टाइल स्टम्प्स, कोलियोप्टाइल स्टम्प्स का मतलब होता है जो कोलियोप्टाइल जो है ना, वो जो बीज से छोटी सी तना निकलता है, तो तना जो है वो जो बीज से निकलती छोटी सी स्टेम का जो टिप होती है उसके इर्द गिर्द जो है कवरिंग होती है सेल्स की, उसे हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो वहाँ ही ऑक्सीजन बन रहे होते हैं, लेकिन पहले तो इवनली बन रहे होते हैं, हर तरफ बराबर जाते हैं, लेकिन जब लाइट सिर्फ एक तरफ से पड़ती है तो फिर कोलियोप्टाइल से जो ऑक्सीजन बन रहे हैं फिर वो एक तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी तरफ कम हो जाते हैं। तो फिर जब दोनों तरफ ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन आपको बताया जो हार्मोन्स ही है ना, हार्मोन्स के बारे में मैंने क्या कहा कि ये ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब हार्मोन्स में कमी ज़्यादती होती है तो अनइक्वल सेल इनलार्जमेंट हो जाती है। ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा
ग्रोथ हो जाती। ऑक्सीजन जहाँ कम होते हैं वहाँ कम ग्रोथ हो जाती। तो ऑक्सीजन के कम या ज़्यादा होने से ग्रोथ का फ़र्क पड़ता है, तो स्टेम मुड़ जाती है। तो ये एक आगे डायग्राम है, उससे वाज़े होता है कि क्यों झुक जाती है, क्यों मुड़ जाती है। वो आप देखें इसको गौर से। ये देखें इस हिस्से में लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन जो हैं, जब लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे सूरज सार पे है, या आप कह लें कि रोशनी का सोर्स इस तरह से है कि पौधे को हर तरफ इक्वल लाइट मिल रही है, तो ये अंदर ये जो डॉट्स बनाए हुए हैं ना उन्होंने, ये पर्पल कलर के, इन पर्पल डॉट्स को आप समझ लें कि ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन देखें इवन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पर अगर सोर्स थोड़ा सा एक तरफ चला जाए लाइट का, तो ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो एक तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी मिक़दार कम हो जाती है। जब एक तरफ ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ कम हो जाएगी, तो क्या होगा? फिर जिस तरफ ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ेगी वहाँ सेल इलोंगेट करने लग जाते हैं, वहाँ सेल लंबे होने लग जाते हैं, वहाँ सेल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। जब सेल इलोंगेट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्टेम है वो उस लाइट के सोर्स की तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। तो ये जो टिप है ना, ये वाला हिस्सा, ये है कोलियोप्टाइल स्टम्प, कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल में देखें ऑक्सीजन बन रहे थे, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे इवनली। अगर लाइट हर तरफ से बराबर पड़ रही है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इधर भी जाएंगे ऑक्सीजन, इधर भी जाएंगे ऑक्सीजन। लेकिन अगर लाइट एक तरफ से पड़ रही है, फिर वो एक तरफ ज़्यादा हो जाएंगे ऑक्सीजन, एक तरफ कम हो जाएंगे। ख़ास तौर पे शेड वाली जो साइड है, जहाँ लाइट नहीं पड़ रही, वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ रोशनी पड़ रही वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ सेल की इनलार्जमेंट हो जाती है, सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है, सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ग्रोथ ही रुक जाती है। तो बेसिकली फिर स्टेम ने टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट ही मोड़ना होता है। तो ये था कि ऑक्सीजन किस तरह ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म में ये रोल है। तो स्टेम को पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कौन बनाता है? ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट जो है, ऑक्सीजन का रोल ग्रेविट्रोपिज्म में भी है। जो ग्रेविट्रोपिज्म में हमने कहा था कि ग्रेविटी की तरफ जो रूट्स चली जाती हैं ग्रेविटी की तरफ, और स्टेम जो होती है वो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है, तो उसमें भी ऑक्सीजन का रोल है। ऑक्सीजन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट्स एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम्स। देखें ग्रेविट्रोपिज्म भी लिखा होता है, जियोट्रोपिज्म भी लिखा होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली बस जियोट्रोपिज्म, जियो का लफ्ज़ जो है वो अर्थ के लिए होता है, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके ग्रेविट्रोपिज्म बना दिया ताकि आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि ग्रेविटी की बात हो रही। तो आप ग्रेविट्रोपिज्म भी लिख सकते हैं, जियोट्रोपिज्म भी लिख सकते हैं अपनी अपनी। तो जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिक हैं, यानी वो टुवर्ड द ग्रेविटी जाती हैं, और जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, यानी वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जाती है। स्टेम ने हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करना ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पे जैसे फोटोट्रोपिज्म में हुआ था कि स्टेम जो मुड़ गई लाइट की तरफ, तो यहाँ पे भी जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म में भी ऐसा ही होगा। स्टेम के अंदर और रूट के अंदर एक तरफ ऑक्सीजन की मिक़दार बढ़ जाएगी, एक तरफ ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो जाएगी। पर यहाँ पे जो थोड़ा सा समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं इनका स्टेम में और रूट में डिफरेंट किस्म का जो आप कह लें कि डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेम में तो देखें, अभी हमने पीछे डायग्राम में क्या कहा, स्टेम में हमने कहा कि ये जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ ही सेल इलोंगेट करेंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ सेल को ग्रोथ करवाएंगे। लेकिन इधर क्या है, रूट में उलट है, ऑक्सीजन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स।
ऑक्सीजन जो है रूट की ग्रोथ को रोकते हैं, यानी कि कहने से मुराद ये है जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ रूट में ग्रोथ कम होगी, और जहाँ ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ रूट में ग्रोथ ज़्यादा होगी। स्टेम का तो उनका रोल वही रहेगा, लेकिन रूट में उलट हो जाता है। तो अब स्टेम जो है डाउनवर्ड कैसे मुड़ती है, स्टेम जो है वो डाउनवर्ड कैसे मुड़ती है और अपवर्ड कैसे मुड़ती है। तो बेसिकली देखें, ये डायग्राम में अब आपको क्लियर होगा। ये देखें, ये एक बीज है, इससे दो शाखें निकली, एक शूट वो ऊपर को मुड़ गई और एक रूट वो नीचे को मुड़ गई। अब यहाँ पे देखें गौर से, स्टेम के भी इस हिस्से पे ग्रेविटी का असर हो रहा है और रूट के भी इस हिस्से पे ग्रेविटी का असर हो रहा है। हालांकि रूट ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन स्टेम को चाहे खींची जा रही पर स्टेम ऊपर ही जा रही, ऊपर को मुड़ गई, रूट नीचे को मुड़ गई। असल में होता क्या, यहाँ पे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं बारीक बारीक, यहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई। स्टेम के भी रूट के भी यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई और शूट के भी यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ गई। आपको बताया कि शूट में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो निचली साइड में जो बिलो साइड है आप कह लें, वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से स्टेम ऊपर को मुड़ जाती है। और रूट में चूँकि जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ ग्रोथ कम होनी है, इसलिए अपर साइड में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो रूट है वो नीचे मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन इन दी रूट टिप्स हैव दी अपोजिट इफेक्ट टू दोज इन दी शूट टिप्स, कि जो रूट के अंदर ऑक्सीजन होते हैं उनका अपोजिट इफेक्ट होता है। दे स्टॉप इलोंगेशन ऑफ सेल्स, रूट में वो सेल्स की इलोंगेशन को रोकते हैं। तो फिर जाहिर है रूट ने टुवर्ड दी ग्रेविटी जाना ना। और जो स्टेम में क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए और स्टेम है भी नेगेटिव। अब स्टेम थोड़ी अंडरग्राउंड चली जाएगी और रूट भी, स्टेम ने चूँकि अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाना है इसलिए वो अपर साइड की तरफ मुड़ती है। उसमें भी ऑक्सीजन का रोल है कि जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, और रूट में भी ऑक्सीजन का रोल है, पर उलट क्या है कि जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे वहाँ ग्रोथ कम होगी। इसलिए चूँकि अंडर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो अंडर साइड पे ग्रोथ कम होगी, अपर साइड पे ज़्यादा होगी, रूट नीचे मुड़ गई। यहाँ पे भी अंडर साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है लेकिन अंडर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसलिए वो ऊपर मुड़ गई। तो स्टेम में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ ग्रोथ ज़्यादा, इसलिए स्टेम ऊपर मुड़ गई, और रूट में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा वहाँ ग्रोथ कम, इसलिए रूट नीचे मुड़ गई। तो ऑक्सीजन और ग्रेविट्रोपिज्म का भी आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने पीछे थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है कि बेसिकली सेल्स ऑफ द अपर सरफेस, रूट में क्या होता है, देयर फॉर इलोंगेट, जो अपर सरफेस वाले सेल्स हैं वो इलोंगेट करते हैं और रूट नीचे को मुड़ जाती है। पर स्टेम में चूँकि ऑक्सीजन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं इसलिए लोअर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होती है और स्टेम ऊपर को मुड़ जाती है। तो ये बेसिकली इसमें था। नेक्स्ट जो है छोटा सा है कि हार्मोन्स का नास्टिक मूवमेंट्स में क्या रोल। नास्टिक मूवमेंट हमने जो अभी पढ़ी थी उधर भी जो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में हमने जो ग्रोथ मूवमेंट्स पढ़ी थी, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, बर्ड कंडीशन में ऊपर वाले हिस्से में ग्रोथ ज़्यादा तो एपिनास्टी, नीचे वाले हिस्से में ग्रोथ ज़्यादा तो हाइपोनास्टी, बर्ड ओपन होते हैं, बर्ड क्लोज होते हैं। या फिर हमने जो है वो इधर पढ़ी थी थर्मोनास्टी या फोटोनास्टी, नास्टिक मूवमेंट्स में फूल खिल जाते हैं या टेम्परेचर की वजह से या लाइट की वजह से। तो नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो क्यों होती हैं, वो भी हार्मोन्स की वजह से होती हैं, पर यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स हैं। नास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम बैलेंस और रेशियो बिटवीन, एक हार्मोन्स होते हैं एब्सिसिन्स या एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को रोकते हैं, और एक तरफ हार्मोन्स होते हैं जिबरलिन्स जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं। तो पौधे के जिस हिस्से में ग्रोथ कम हो रही है इसका मतलब वहाँ एब्सिसिन्स होते हैं, और जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है वहाँ समझ लें जिबरलिन्स होते हैं। इसलिए जहाँ ग्रोथ कम है वहाँ एब्सिसिन्स की वजह से,
और जहाँ ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ जिबरलिन्स की वजह से। इसलिए जब यहाँ पे उन्होंने लिखा है एपिनास्टीज ड्यू टू ऑक्सिन्स, अपर साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है ऑक्सिन्स की वजह से, और हाइपोनास्टीज ड्यू टू जिबरलिन्स, और जो निचली साइड में जिबरलिन ज़्यादा होते हैं जब हाइपोनास्टी होती है। तो हार्मोन्स का ये इन्वॉल्वमेंट है। और भी मूवमेंट्स हैं उनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, पर आपके सिलेबस में जो है वो सेकेंड ईयर जो 16 चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें यही हार्मोन्स का जिक्र है। तो आपने इसको इसी तरह से पढ़ना है बेसिकली। ऑक्सिन्स का क्या रोल है, जियोट्रोपिज्म में उनका क्या रोल है, फिर बेसिकली जो है उसमें फोटोट्रोपिज्म में हार्मोन्स का क्या रोल है। तो ये आपने इसमें पढ़ना है। ये छोटा सा आज का लेक्चर था, तो उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें, मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। मुझे बच्चे पूछते रहते हैं, जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, कोई एक आधी लेक्चर होगा जिसमें किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो मुझे उसमें ये समझ आती है कि वो लेक्चर 2-4 थे वो जो ईजी थे, नहीं तो अदरवाइज़ हर बच्चे ने कोई ना कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो उससे मुझे खुशी होती है कि चलो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल्स स्टार्ट करेंगे, स्पोर्ट एंड मूवमेंट एनिमल्स में कैसे होती है, तो उसको पढ़ेंगे। इस सारे टॉपिक को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करें, बुक से याद किया करें, यहाँ से मेन पॉइंट्स पकड़ा करें कि मेन पॉइंट्स क्या है, और बुक से इसको अच्छी तरह से याद किया करें क्योंकि बोर्ड का पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक और मार्किंग भी अकॉर्डिंग टू बुक होती है। चलें ठीक है, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।